अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल सीरीज़। आज रीनल फंक्शन टेस्ट के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने यूरिन की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ किडनी की डिजीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हमने अब डिस्कस करना है वो तमाम टेस्ट जो रीनल के फंक्शंस को इंडिकेट करते हैं कि रीनल का फंक्शन कैसे हो रहा है। उसमें क्लीयरेंस टेस्ट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ जीएफआर क्या होता है और जीएफआर को मेजर कैसे किया जाता है और ओस्मोलैरिटी क्या है और उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये तमाम टेस्ट किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। क्लीयरेंस टेस्ट क्या है? क्लीयरेंस टेस्ट बेसिकली जीएफआर को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। क्लीयरेंस टेस्ट जीएफआर क्या है? जीएफआर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब क्या है कि हर मिनट में ग्लोमेरुली से कितना ब्लड फिल्टर होने के लिए पास हो रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको चेक करने के लिए हम क्लीयरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ब्लड से फिल्टर होकर बहुत से सब्सटेंस यूरिन के रास्ते आउट हो रहे होते हैं। उनमें से क्रिएटिनिन है, उनमें यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट के पैरामीटर हैं। अब हमने ये देखना है कि क्लीयरेंस, इनमें से क्लीयरेंस टेस्ट कौन से पैरामीटर का, कौन से सब्सटेंस का किया जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका क्लीयरेंस टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हमने मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जांपल, ऐसा सब्सटेंस वो फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए। वो सब्सटेंस किडनी के रास्ते से, ग्लोमेरुलस से फ्रीली फिल्टर होना चाहिए। रीअब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिक्रेटेड भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो टॉक्सिक हो। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोटीन डाइट से अफेक्ट हो रहते हैं। ज़्यादा प्रोटीन लें या कम प्रोटीन लें, वो डायरेक्टली वो सब्सटेंस अफेक्ट हो रहता है, उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रही होती है। तो ऐसा सब्सटेंस हमने क्लीयरेंस टेस्ट के लिए चूज़ करना है जिसका डाइट या जो प्रोटीन है, प्रोटीन डाइट, इससे वो अफेक्ट ना हो रहा हो। तो कुछ सब्सटेंस को हम डिस्कस करते हैं। इनमें इनुलिन टेस्ट है, इनुलिन क्लीयरेंस टेस्ट है। इनुलिन फिल्टर्ड प्रॉपर हो रहा है, रीअब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होता, सिक्रेटेड भी नहीं होता और ना ही ये प्रोटीन डाइट से इन्फेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा हम ये देख सकते हैं कि इनुलिन जो टेस्ट है, इसका क्लीयरेंस करें तो ये हमें किडनी की एक अच्छी पिक्चर दे सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सोजीनस है। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा अगर हम जब इसका टेस्ट परफॉर्म करें तो। और ये डहेलिया एक प्लांट है, उसके रूट्स में मौजूद होता है। चूंकि ये एक एक्सटर्नल बॉडी के अंदर एक्सटर्नली इंजेक्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है आमतौर पर, इस वजह से इसको परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन। इसको देखते हैं, फिल्टर्ड प्रॉपर हो रहा है, रीअब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम ये है, इसकी एक लिटिल अमाउंट जो है वो सेक्रेटेड हो रही है, प्रोटीन डाइट से भी इफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट यूरिया। यूरिया फिल्टर तो होता है लेकिन तकरीबन 40% ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ये प्रोटीन डाइट से भी इन्फेक्टेड होता है। तो लिहाजा यूरिया की निस्बत क्रिएटिनिन जो है ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के इंतहाई करीब समझा जाता है और हमें कदरे यूरिया की निस्बत बेहतर जो है ब्लड फंक्शंस की, किडनी फंक्शन का जो है ये हमें बेहतरीन अंदाज से ये डिस्क्राइब कर सकता है। प्रोटीन प्रोटीन जो है वो फिल्टर्ड नहीं होती नॉर्मल पर्सन से, लिहाजा हम प्रोटीन का क्लीयरेंस टेस्ट नहीं कर सकते। ग्लूकोज फिल्टर तो होता है लेकिन रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लिहाजा ग्लूकोज का भी हम क्लीयरेंस टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी सैंपल रिक्वायरमेंट 2 सैंपल इसके लिए चाहिए होते हैं, 24 आवर यूरिन और ब्लड सैंपल। 24 आवर यूरिन कैसे कलेक्ट करना है? सबसे पहला यूरिन, जब पेशेंट यूरिन कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो पहला यूरिन टाइम नोट करके, अगर सुबह 5 बजे से वो स्टार्ट कर रहा है तो 5 बजे वाला यूरिन हम डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद तमाम जो यूरिन होंगे वो उनके एक स्पेशल कंटेनर में, जो कलेक्शन कंटेनर है, उसके अंदर कलेक्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट डे जब पहला यूरिन होगा 5 बजे वाला, वो हम कलेक्ट करेंगे। इस तरह जो 24 आवर का यूरिन है वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा और कलेक्शन के बिटवीन हमने उन पेशेंट का एक ब्लड सैंपल जो है वो भी ड्रा करना होता है। टोटल वॉल्यूम आपके पास आ गया। टोटल वॉल्यूम को आपने मेजर करना है ml में, उसका कुछ अमाउंट, यूरिन का कुछ अमाउंट आपने लेना है, उसका आपने क्रिएटिनिन टेस्ट लगाना है और साथ ही ब्लड का क्रिएटिनिन टेस्ट भी साथ लगाना है। यूरिन का आमतौर पर आप ये समझें कि डायरेक्ट टेस्ट उसका नहीं लगाते, यूरिन को डाइल्यूट करके उसका फिर क्रिएटिनिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो उसका रिजल्ट है उसको डाइल्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे हम ड्राइव करेंगे? इसका एक फैक्टर है, इसका डाइल्यूशन फैक्टर को मालूम करने के लिए फार्मूला अवेलेबल है, जो कि सैंपल प्लस डाइल्यूट मल्टीप्लाई बाई सैंपल।
फैक्टर मालूम करने का एक शॉर्ट और बेहतरीन फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं, 490 माइक्रोलीटर डाइल्यूएंट लेते हैं और 10 पे उसको हम डिवाइड कर देंगे जो कि सैंपल का वॉल्यूम है, और आपके पास वैल्यू उसकी 50 आ जाएगी। तो 50 आपका फैक्टर वो फैक्टर है जो डाइल्यूटेड यूरिन के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्चुअल और ओरिजिनल जो क्रिएटिनिन की वैल्यू है वो हमारे पास हासिल हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी, ब्लड क्रिएटिनिन की, यूरिन क्रिएटिनिन की, और थर्ड वैल्यू है 24 आवर यूरिन का टोटल वॉल्यूम ml में। इसको हमारे पास ये गिवन फार्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे यूरिन क्रिएटिनिन डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, और इस रिजल्ट को 1440 पे डिवाइड कर देंगे। 1440 क्या है? 1440 मिनट है 24 आवर यूरिन के। ओके, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस का। क्रिएटिनिन क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यू 90 से 120 ml पर मिनट होती है कि इतना ब्लड नॉर्मली पास होता है ग्लोमेरुलर से। अगर वैल्यू इससे जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा वो किडनी के डैमेज होने के ज़्यादा जो चांस को इंडिकेट कर रहा होगा। दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। GFR मालूम करने के लिए क्रिएटिनिन क्लियर किया जाता है, तो डायरेक्ट भी हम GFR जो है, एस्टिमेटेड GFR जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेजर नहीं किया जाता, एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेशन इसकी होती है, ऑनलाइन फार्मूले अवेलेबल है जिससे हम GFR जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? क्रिएटिनिन की वैल्यू, ब्लड क्रिएटिनिन की वैल्यू चाहिए, उसके साथ एज, पेशेंट का जेंडर और बॉडी टाइप चाहिए। ये हमारे पास GFR कैलकुलेटर है, इसके अंदर हम क्रिएटिनिन की वैल्यू एक एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं, 0.9 लिख देते हैं। ठीक है, इसको डाउन करते हैं। इसमें सिस्टैटिन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की एज लिखेंगे, फॉर एग्जांपल पेशेंट की एज 50 है। जेंडर लिखेंगे, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे मेल, स्टैंडर्डाइज ऐसे ही यस करना है हमने। इसके बाद एडजस्ट फॉर बॉडी सरफेस नो। अब जो अडल्ट हैं, अडल्ट को हम नो करेंगे। अगर कोई चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को हम यस करेंगे। यस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स एक और नीचे से ओपन हो जाएगा, नीचे ओपन होगा। इसमें बच्चे की हाइट और वेट वो हमने इसमें ऐड करना है, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में, पाउंड में या केजी में। ठीक है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर जो है वो हम इसको कर लेंगे। अगर पेशेंट अडल्ट है तो हम इसको नो करेंगे। अडल्ट पेशेंट के लिए हाइट और वेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास 104 वैल्यू आई है, और ये हमने CKD EPI क्रिएटिनिन की कोरियन 2021 को हमने यूज़ करना है। और नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है, नॉर्मल मोर देन 60 होती है। मोर देन 60 का मतलब है कि किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर चल रहा है। अगर वैल्यू लेस देन 60 आए, इट मीन कि किडनी डैमेज हो रहे हैं, और जितनी ज़्यादा वैल्यू 60 से नीचे जाएगी उतनी ही वो इंडिकेट कर रहा होगा कि ज़्यादा किडनी डैमेज की तरफ जा रही है। ट्यूबुलर फंक्शन, ट्यूबुलर फंक्शन के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। पहले हम देखते हैं कि ट्यूबुलर का फंक्शन क्या था। ट्यूबुलर बॉडी के अंदर वाटर को रेगुलेट करता है। अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन पैदा हो जाए तो किडनी वाटर को कंजर्व करेंगे, जिसके बदले में यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड या गढ़ आना शुरू हो जाता है। और ये जो होता कैसे है, ये जो ट्यूबुलर फंक्शंस हैं, जो ट्यूबुल्स हैं, ये वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर वापस भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़्यादा वाटर हो तो फिर ट्यूब्यूल क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह ट्यूब्यूल्स जो हैं बॉडी के अंदर वाटर को और दूसरे जो नमकियात वगैरह हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर ट्यूब्यूल्स प्रॉपर फंक्शन ना कर रहे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सारा उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब ट्यूब्यूल की दोनों फंक्शनलिटी को हम चेक करेंगे कि वो कंसंट्रेट करने की, यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है, वहाँ पे भी इस पॉइंट को चेक करेंगे, और डाइल्यूट कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको भी हम चेक करेंगे। अगर कंसंट्रेटेड यूरिन कर रहा है तो उसके अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन में सॉल्यूट्स जो हैं वो हाई होते हैं, नतीजे में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इसकी हाई होगी। तो ट्यूबुलर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टेस्ट है यूरिन में परफॉर्म किया जाता है, ये हम टूल के तौर पर यूज़ करेंगे। मतलब और इसी तरह डाइल्यूटेड यूरिन होगा तो उसमें सॉल्यूट्स लो डिजॉल्व होंगे, तो इस तरह उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो होगी। सैंपल कैसे लेना है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? पेशेंट को तैयार करना है हमने सबसे पहले। उसको अगर हमने कंसंट्रेशन चेक करनी है यूरिन के अंदर, तो पेशेंट को तकरीबन 12 घंटे तक वाटर नहीं पिलाना। उसके बाद यूरिन का एक सैंपल लेना है और उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, और वो हाई होनी चाहिए नॉर्मली। इसी तरह अगर हमने डाइल्यूट यूरिन चेक करना है तो पेशेंट को एक्सेसिव वाटर उसको पिलाना है। उसके बाद 2 घंटे उसको वेट करवाना है। उसके बाद सैंपल लेना है, यूरिन सैंपल, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है। क्योंकि ये डाइल्यूटेड सैंपल होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो होनी चाहिए नॉर्मली।
स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर ली हमने ट्यूबुलर फंक्शन के लिए, लेकिन इसकी निस्बत एक अच्छा जो टेस्ट है वो ओस्मोलैरिटी है। ओस्मोलैरिटी भी ट्यूबुलर फंक्शनों को चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ओस्मोलैरिटी का। अगर ओस्मोलैरिटी हाई हो तो इट मीन कि यूरिन कंसनट्रेटेड है और ये डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर रहा होगा। ओस्मोलैरिटी लो होने की सूरत में जो यूरिन है वह डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, ओस्मोलैरिटी को दो तरीकों से चेक किया जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ भी चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट रिजल्ट भी इसका दे रहा होता है, और इसके अलावा हम इसको कैलकुलेशन की मदद से भी ओस्मोलैरिटी की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास 4 पैरामीटर टेस्ट हम रन करेंगे, उसमें सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है। यूरिन और सीरम दोनों टेस्टों में, दोनों सैंपल में ओस्मोलैरिटी परफॉर्म हो सकती है, तो दोनों के लिए हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सोडियम और पोटाशियम को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ग्लूकोज को 18 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को 2.8 से डिवाइड करेंगे और फिर तीनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास ओस्मोलैरिटी की कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। ओस्मोलैरिटी की नॉर्मल वैल्यू 50 से 1400 होती है। ये भी सेम, वैसे हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया है। और ये याद रखें, ओस्मोलैरिटी सिर्फ ट्यूबुलर फंक्शन को ही निशानदेही नहीं करती, इसके फंक्शन को। इसके अलावा ओस्मोलैरिटी जो है और बहुत सी डिजीज़ जो है उसके हवाले से भी ये इंडिकेट कर रही होती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपके हर ज़रूरी और अहम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और इसके साथ अपने ईमान और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ने चाहा और सांसों ने साथ दिया, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।